नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य काल और मौर्य काल में आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य युगीन समाज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मौर्य युगीन समाज मतलब मौर्य काल में भारतीय समाज कैसा था। तो कहा जाता है कि मौर्य काल में जो भारतीय समाज था वो बुद्ध काल की तरह ही आपको देखने को मिलता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत का प्रचलन आपको देखने को मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अचानक से बदल जाती है, आपको सेम टू सेम प्रैक्टिस होते हुए चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि अगर आज ही के आप भारत में आप कंपेयर करिए तो क्या बाल विवाह पूरे तरीके से बंद है? नहीं, आपको किसी न किसी क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आज भी देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कोई समाज पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आपको परिवर्तन के तौर पे देखने को मिलती हैं, तो आज हम लोग उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप देखेंगे तो कौटिल्य ने अपने जो अर्थशास्त्र है उसमें शूद्र वर्ण के लिए कृषि पशुपालन के साथ साथ व्यापार के द्वारा भी आजीविका का समर्थन किया था, ठीक है? तो चाणक्य कहते हैं कि जो शूद्र तबका है वो कृषि कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, साथ ही साथ आजीविका के लिए व्यापार भी कर सकता है, ठीक है? और साथ ही साथ कौटिल्य ने यह भी कहा कि शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता। मतलब जैसे आप लोग देखते आए हैं कि जो दास का फिक्स होता था कि शूद्र को नियर अबाउट क्या होता था, तीनों वर्ण की सेवा के लिए रखा जाता था। तो उस चीज से चाणक्य ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि खाली आप उन्हें दास ही बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है ना। अगर वो चाहता है दास बने तो सही है, अगर वो कृषि पशुपालन या व्यापार जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है? अब इसका रीजन ये है कि देखिए, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम था भारत में। और दूसरी चीज ये थी कि अब समाज में बदलाव हो रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही थी, कृषि जैसी चीजों पे बहुत सारे इनोवेशंस किए जा रहे थे, नहर व्यवस्थाएं बनाई जाती सिंचाई संबंधित। और जो राजकीय भूमि आपने पढ़ा, ये सीता अध्यक्ष जो हुआ करता था, तो स्टेट की अपनी खुद की भूमि हुआ करती थी जिस पे एग्रीकल्चर्स वगैरह होते थे, उससे रेवेन्यू बढ़ रहा था। तो पूरा का पूरा जो साम्राज्य मजबूत स्थिति में आ रहा था। तो आप किसी एक तबके को मान लीजिए, जो समाज में जो चार वर्ण थे, तो अब ऐसा नहीं कि आप चौथे वर्ण को एकदम पीछे ही धकेल के रखो, दबा के रखो, नहीं, बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो। अगर आप राजा, बेहतरीन राजा हो, तो आपको फिर कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, ठीक है? तो वो चीजें आपको देखने को मिलती है कि दासों को इस चीज से मुक्त किया गया और ये बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला। जबकि बाकी के टाइम पीरियड में आप देखते हैं ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो परिवार प्रथा एवं महिलाओं की दशा पूर्ववर्ती काल की ही तरह रही। तो परिवार प्रथा और महिलाओं की दशा वही है कि आप घर परिवार से रिलेटेड ही चीजें, मतलब महिलाएं जो थी ज्यादातर क्या होता था कि परिवार में इन्वॉल्व रहती थी, उन्हें ज्यादातर प्रशासनिक कार्यों में नहीं इन्वॉल्व किया जाता था। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे मौर्य काल में आप देखेंगे तो ज्योतिष हो गया, गणिका हो गया, गुप्तचर हो गया, अंगरक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ तक जो सम्राट की अंगरक्षक हुआ करती थी वो महिलाएं ही हुआ करती थी, सोचिए। तो आज के टाइम में आप सोचिए प्रधानमंत्री हैं और उनकी सिक्योरिटी में टोटल महिलाएं अगर वो कर दी जाए, तो वही सेम चीज सोचिए जो सम्राट हुआ करता था, सम्राट को पूरे प्रोटेक्शन में महिलाओं की भूमिका ज्यादा होती थी। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब इसके पीछे रीजन क्या रहा है, ये बहुत बड़ी चीजें, इसमें सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्टली बता नहीं सकते। अनुमान ये हो सकता है कि चलो ठीक है, उस टाइम पीरियड में जो होता था ज्यादातर राजा के अगेंस्ट जो षड्यंत्र वगैरह होते थे, जिसमें क्या होता था कि जो पुरुष के अंदर क्या होता है, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती थी, जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे हो सकते, राजा को मान लो खतरा हो, तो इस तरीके के अगर महिलाएं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे होंगी तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो खतरे का स्तर है वो शायद कम हो, ठीक है? नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि कौटिल्य ने महिलाओं के तलाक का अधिकार जो था उसका समर्थन किया। ये खास बात है। तो महिलाओं को लेके सोचिए, ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया कि वो तलाक ले सकती हैं। तो सोचिए उस टाइम पीरियड में डाइवोर्स लेना बहुत बड़ी बात है, मतलब डाइवोर्स जैसी चीज को अनुमति देना। क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या होता था कि जो पुरुष है वो महिला को अपनी संपत्ति के ही तौर पे मानता था, मतलब वो उसकी एज अ प्रॉपर्टी है। अब सोचिए कि अगर महिला ये कह दे कि तलाक लेना है, ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम पीरियड में। आज की तो बात चलिए ठीक है, लेकिन आज भी आप देखते हैं जब कुछ होता है तो कितना ज्यादा ट्रोल किया जाता है महिलाओं को इस बात को लेकर, ठीक है?
तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो खान पान, मनोरंजन और पहनावा इत्यादि आपको पूर्ववर्ती काल के ही तरह दिखेगा, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे तो खान पान बदलने वाला नहीं था। मनोरंजन वही सेम रहेगा, क्योंकि ज्यादा इनोवेशंस वगैरह हुआ नहीं, कुछ ऐसी चीजें आई नहीं, वही घुड़सवारी, शिकार वगैरह जो भी चीजें थी तो वही पुराने जैसा ही था, कुछ अलग नहीं ही था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पहनावा में भी कुछ आपको ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। अब बात करें तो आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार इत्यादि का प्रचलन बड़ी संख्या में देखने को आपको मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह की जानकारी आपको देखने को मिलती है। उच्च वर्ग में आप देखेंगे तो जो हायर क्लास था, जो आप बोलेंगे राजशाही परिवार था, तो उसमें आप देखेंगे तो बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। आप देखेंगे तो सम्राट बिंदुसार की बहुत सारी रानियां थी। फिर वहीं आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की भी लगभग 2 पत्नियां तो आपको देखने को मिल ही जाती हैं, और सम्राट अशोक की भी ऐसे ही आप देखेंगे 2 से 3 पत्नियों की आपको जानकारियां मिलती हैं। तो लगभग ये कहा जाता है कि पॉलीगैमी था। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह प्रथा प्रचलन थी राज परिवार में। और ये देखिए होता भी है कि राज परिवार में आप देखेंगे तो नॉर्मली आप अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही देखते हैं तो कुछ राजाओं ने शादियां ही की थी ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाए। और यही आप देखेंगे तो गुप्त काल में भी आपको सेम चीज देखने को मिलती है, तो वहां पे भी वो लोग शादियां किए ताकि साम्राज्य को और ज्यादा विस्तृत कर पाए या फिर साम्राज्य को सुनिश्चित सुदृढ़ कर पाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे विवाह संबंध स्थापित किए। तो यही सेम चीज आपको ये यहाँ पे भी देखने को मिलती है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता, मतलब पॉलीगैमी आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आप देखें जब चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था हेलेना से, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से, तो उन्हें जो 4 प्रांत मिले थे उत्तर पश्चिम भारत से जुड़े हुए, जो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान जैसे क्षेत्र, तो ये क्या हुआ था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार ही तो हुआ था साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है मौर्य युगीन समाज में, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, ठीक है ना। और ये कहा भी जाता है कि संभवतः मेगास्थनीज ने ये जो 7 वर्ग बांटे थे वो व्यवसाय के आधार पे बांटे थे ना, क्योंकि उसे ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि वो भारतीय समाज का ज्यादातर पार्ट नहीं था, वो तो वही चीजें जो दरबार में देखता था या फिर आसपास मान लीजिए घूमा वगैरह, तो थोड़ी बहुत जानकारियां हासिल किया, उस बेस पे उन्होंने डिवाइड किया, 7 वर्गों में बांटा। और ये संभवतः जो उन्होंने विभाजन किया वो व्यवसाय के आधार पे किया था। तथा भारतीयों में एक चीज और खास बात मेगास्थनीज बोली थी, वो था नैतिक चरित्र। मतलब उस समय जो भारतीय थे काफी ज्यादा ईमानदार थे, मतलब ईमानदार, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पीरियड में आप देखें तो भारत में कितना ज्यादा करप्शन है, और यही सेम चीज आप देखते हैं तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लगभग 30 से ज्यादा कह सकते हैं कि उन्होंने करप्शन के टाइप बताए, और उन्होंने बताया है कि जब एक दरवाजा करप्शन का बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है ऑटोमेटिक। मतलब चोरी के बहुत सारे द्वार होते हैं, एक बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, तो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो करप्शन भी उस टाइम पीरियड में लगभग ना के बराबर हो गया था, क्योंकि इतने ज्यादा करप्शन पे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, और फिलहाल कंट्रोल भी रहा है जब तक ताकतवर राजा थे, शुरुआत के 3 राजा थे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे राजा कमजोर होते गए, करप्शन बढ़ता गया, सिस्टम फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। लास्ट में आप देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हो साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।